वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन टेक्निकल एनालिसिस। तो एक स्टॉक है भारती एयरटेल, जिसने 2008 के क्रैश के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज को उसने डायरेक्ट 2020 में जाके ब्रेक किया आफ्टर द कोविड क्रैश। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड्स और कैंडलस्टिक्स की बात करी थी। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और टेक्निकल एनालिसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एक बेसिस आपका एक रेडी हो जाएगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इसके बाद प्लान कर सकते हैं। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट एक बैटल फील्ड है, एक जंग का मैदान है जिसमें दो आइडियोलॉजी की लड़ाइयाँ चलती रहती है। एक आइडियोलॉजी होती है बायर्स की और एक आइडियोलॉजी होती है सेलर्स की। कोई भी स्टॉक को लेकर हमेशा दो आइडियाज़ होते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो ये सोचता है कि ये स्टॉक इस पॉइंट से ऊपर जाएगा और एक ग्रुप ये वो होता है जो हमेशा सोचता है कि इस पॉइंट से ना स्टॉक अब नीचे आ जाना चाहिए। तो ये दोनों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है और जिस पॉइंट पे जो साइड थोड़ी हैवी होती है स्टॉक उस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर बायर्स हैवी है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और अगर सेलर्स हैवी है तो स्टॉक नीचे की तरफ आता है। तो मान लेते हैं कि आज कोई स्टॉक है वो 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आज उसमें ना कोई एक अच्छी खबर लग जाती है, जैसे कि कुछ मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है, किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग करी है, एक्सेट्रा कुछ भी न्यूज़ हो सकती है और उसकी वजह से स्टॉक में बहुत सारे बायर्स की एंट्री हो जाती है और उस वजह से वो स्टॉक ऊपर चलने लगता है। अब वो जल्दी जल्दी ऊपर 130 रुपये तक पहुँच जाता है, 130 रुपीज़ टच कर लेता है। उस पॉइंट पे क्या होता है कि जिन्होंने 100 रुपीज़ पे बाइंग करी थी उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट आ जाता है, तो वो लोग वहाँ से उसमें एग्ज़िट करने की सोचते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलर साइड के होते हैं ऑलरेडी, वो ये सोचते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर आ गया है और अब हम इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे मतलब बेसिकली एक सेलिंग प्रेशर बनाएंगे उस स्टॉक के ऊपर। तो इन दोनों वजह से क्या होता है कि जब वो 130 रुपये पे आता है तो वहाँ पे उस पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे जाने लगता है। फिर वो नीचे जाते जाते 115 रुपये तक पहुँच जाता है। जब वो उस रेंज में आता है 115 रुपये की रेंज में तो वापस बायर्स थोड़े एक्टिव होते हैं बिकॉज ऑलरेडी वो थोड़ा गिर चुका होता है और फिर से वो बायर्स उसको ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो ऊपर पुश करते हैं तो क्या होता है कि वो 130 तक तो उसको ईजिली ले जाते हैं, बट आपको पता है कि पिछली बार भी 130 के एरिया में उसमें सेलिंग आ गई थी। तो फिर से क्या होता है 130 पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर से वो स्टॉक को नीचे लाने की ट्राई करते हैं और वो फिर से उस स्टॉक को 115 की रेंज में लेके आते हैं। अब यहाँ पे ना एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है और बार बार वो स्टॉक 115 से लेकर 130 की रेंज में ऊपर नीचे घूमता रहता है। तो ये जो स्टॉक एक रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा है, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं कि स्टॉक रेंज बाउंड हो गया है। इस रेंज का जो नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आप देखिए कि वहाँ से ना स्टॉक जब भी उस पॉइंट पे आता है तो वो स्टॉक वहाँ से ऊपर चला जाता है, तो बेसिकली उसे एक सपोर्ट मिलता है ऊपर जाने के लिए। इसीलिए जो नीचे वाला पार्ट होता है हम इसे बोलते हैं सपोर्ट या फिर एक बाइंग जोन होता है। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जब भी स्टॉक इस जोन में आएगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। वहीं जो दूसरा वाला जोन होता है जो कि 130 के आसपास है, वो एक सेलिंग जोन है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जब वो स्टॉक उस पॉइंट पे आएगा तो वहाँ से वो नीचे गिर सकता है। तो उस जोन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि स्टॉक को उधर ऊपर जाने में उससे रेजिस्टेंस मिलता है और रेजिस्ट होके वो स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है। तो ये एक बेसिक फंडा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कि एक जोन है जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो स्टॉक को ऊपर पुश करते हैं, और दूसरा जोन है जहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव है, वो स्टॉक को नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो आप कोई भी स्टॉक देखेंगे तो आपको हमेशा किसी न किसी स्टॉक में किसी पॉइंट पर ऐसे रेंजेस बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, वो रेंज 10 दिन के भी हो सकते हैं और कुछ स्टॉक्स में वो रेंज 10 साल के भी हो सकते हैं।
मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 2008 के क्रैश के बाद से आज तक सिर्फ रेंज में ट्रेड कर रहे थे और फाइनली अभी 2023-24 में जाके उन स्टॉक्स का ब्रेकआउट हो रहा है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस रेंज का यूज़ करके हम लोग अपना ट्रेड प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं। तो इस रेंजेस का यूज़ करके ना आप दो टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप की ट्रेडिंग होती है उसे हम बोलते हैं रेंज ट्रेडिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्टॉक है जो रेंज में फंसा हुआ है, वो उस रेंज में ही ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। जब भी वो उस रेंज के नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर पुश हो जाएगा, और जब भी वो उस रेंज के टॉप पे आता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे चला जाएगा। तो बस इसी बेसिस का यूज़ करके आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। मान लीजिए आप एक बाई साइड का ट्रेड प्लान करते हैं उस स्टॉक में, तो आप क्या करेंगे कि जब भी वो स्टॉक उस रेंज के नीचे आएगा एकदम लोएस्ट पॉइंट पे, और वहाँ पे वो एक कोई बाइंग का कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल अच्छा सा, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में बात करी है, तो वहाँ पे आप अपनी बाइंग पोजीशन लेंगे और आपका टारगेट होगा उस रेंज का अपर एंड। तो अब हम ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि अभी हमें कुछ 2-3 साल में देखने को मिले हैं। पहले स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है HDFC बैंक का स्टॉक, जो मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार बात करी थी। तो आप देखेंगे कि वो 2022 से रेंज बाउंड है और वो हमेशा 1300 से 1750 के बीच में एक रेंज बना के घूम रहा है। तो अगर आपको उसमें एक ट्रेड प्लान करना है, तो अगर वो उस जोन में आता है 1300 टाइप के किसी जोन में आता है, तो आप उसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज वो वहाँ से बार बार ऊपर चला जाता है 1715 तक, तो वो आपका टारगेट हो जाएगा। जो दूसरा स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स का स्टॉक, जो भी 2022 से रेंज बाउंड है। वो हमेशा 2600 से लेकर 3600 की रेंज में बार बार घूम रहा है। तो अगर आपको कभी वो 2600 पे मिलता है तो वहाँ पे उसमें आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और आपका टारगेट अराउंड 3600 का होगा। अगर हम एक लंबी रेंज की बात करें तो एक स्टॉक है भारती एयरटेल, जिसने 2008 के क्रैश के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज को उसने डायरेक्ट 2020 में जाके ब्रेक किया आफ्टर द कोविड क्रैश। तो अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करते तो वो आपको नेट ज़ीरो रिटर्न देता 12 साल के लिए। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करते तो आप इसमें रेंज ट्रेडिंग कर सकते थे, क्योंकि वो 12 साल तक हमेशा 240 से लेकर 440 के आसपास की रेंज में ट्रेड करता रहता था। तो एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे और रेंज के एकदम टॉप पॉइंट पे आप हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। तो इतने सालों में आपका कैपिटल भी ट्रैप नहीं होता और आप बहुत बार उससे प्रॉफिट कर सकते थे। जो दूसरे टाइप की ट्रेडिंग होती है उसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो फर्स्ट में हमने देखा था कि हम रेंज में ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप जब अपना ट्रेड प्लान करते हैं जब वो स्टॉक उस रेंज से बाहर निकल जाता है। तो मान लेते हैं कि वो स्टॉक है वो नीचे बाइंग जोन से चला और ऊपर अपने रेजिस्टेंस तक आया। अब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो मोस्ट प्रोबेबली उस स्टॉक को नीचे पुश कर देंगे। बट वहाँ पे कुछ स्टॉक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है या फिर इन जनरल बायर्स वहाँ पे और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो वो स्टॉक क्या करता है, उस रेंज को ब्रेक कर देता है। तो जब भी वो स्टॉक उस रेंज को ब्रेक करता है ना, तो एक बहुत ही फास्ट मूव आता है और वो मूव इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो रेंज कितनी बड़ी थी या वहाँ पे क्या एक बहुत ही शानदार न्यूज़ आया या बहुत ज़्यादा बायर्स एकदम से एक्टिव हो गए। तो जितनी बड़ी वो रेंज होती है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वो ब्रेकआउट आता है और स्टॉक एक अप ट्रेंड अपना वहाँ से एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है बहुत ही अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में प्लान करना है या एटलीस्ट एक पोजिशनल ट्रेड लेना है फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, तो हमेशा आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पे आप ये अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो काफ़ी टाइम से एक रेंज में था और उसके बाद उसने वो रेंज ब्रेक करी है और उसके बाद वो अच्छे से ऊपर जा रहा है। अगर मैं आपको रेंज ब्रेकआउट्स का एग्जांपल दूं तो पहला एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2009 में एक रेंज क्रिएट करना स्टार्ट किया था और वो रेंज 2017 तक चलती रही। बट आप देखिए कि जब 2017 में उसने अपने रेंज का हाई ब्रेक किया विच वाज अराउंड 800, उसके बाद से आज तक वो स्टॉक एकदम अप ट्रेंड में नॉन स्टॉप चल रहा है और आज की डेट में वो 3000 लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ऐसे टाइप के स्टॉक्स बेस्ट होते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक स्टॉक था BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि रेलवेज़ और मशीनरीज से डील करता है।
वो स्टॉक 2008 के बाद 2023 तक रेंज बाउंड था फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, वो 2500 के ऊपर 15 साल से जा नहीं पा रहा था, वो बस एक रेंज में घूम रहा था। बट जब 2023 में उसने वो रेंज ब्रेक करी तो आप देखेंगे कि एक साल के अंदर आज वो स्टॉक 5000 प्लस हो चुका है। वैसे ही एक और स्टॉक है जिसका नाम है REC, जो कि इन्वेस्टर्स में आजकल बहुत ही फेमस है। उस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो उसने भी सेम चीज़ करी। 2008 से लेकर 2023 तक वो रेंज बाउंड था। वो 60 रुपीज़ से लेकर 160 के बीच में बस घूमता रहता था। बट जब उसने वो रेंज ब्रेक करी तो आप देखेंगे कि एक साल के अंदर वो 500 प्लस पहुंच चुका है। तो आप देखेंगे कि जितनी लंबी रेंज होती है वो स्टॉक उतना ही ऊपर जाता है आफ्टर ब्रेकिंग द रेंज। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना है और क्या प्रैक्टिस करनी है। आपको ब्रेकआउट्स कैच करने हैं और एक लॉन्ग टारगेट्स के बारे में सोचना है, या फिर आप रेंज बाउंड ट्रेड्स लेके छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी ट्रेडिंग स्किल क्या है। तो अब हम एक और स्टॉक की बात करते हैं जो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया था, 2014 में उसने एक 600 रुपीज़ का हाई क्रिएट किया। उसके बाद वो थोड़ा नीचे आया तो वो पॉइंट उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। फिर 2016 के अंदर उसने उसको वापस ब्रेक करने की कोशिश करी, बट वहाँ से फिर उसको एक रेजिस्टेंस मिला और वो फिर से वहाँ से नीचे गिर गया। फिर उस कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम हुए होंगे और वो स्टॉक 600 रुपीज़ से चल के 60 रुपीज़ तक आ गया कोविड में। बट वहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी हुई और वो स्टॉक फिर से 60 रुपीज़ से लेकर 600 तक पहुँच गया इन 2022-23 में। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो पॉइंट था 600 वाला, क्योंकि उसको वहाँ पे 6-8 साल पहले बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल चुका था, इसीलिए अभी भी वो पॉइंट उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो वहाँ पे उसने थोड़ा टाइम लगाया एंड फाइनली उसने 2023 में जाकर उस पॉइंट का ब्रेकआउट दिया। और वहाँ से आप देखेंगे कि 600 रुपीज़ से अब वो स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एक रेंज क्रिएट नहीं हुई थी। यहाँ पर एक स्टॉक बार बार उस रेंज में घूम नहीं रहा था, बट आप देखेंगे कि वो जो पॉइंट था जहाँ पे 2 बार टचिंग हुई थी 2014 और 16 में, वो पॉइंट उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था, क्योंकि उसको बार बार वहाँ से रिजेक्शंस मिल रहे थे। पर जब वो वापस 2023 में वहाँ पे घूम के आया तो उसको बहुत टाइम लगा उसको ब्रेक करने में, बट फाइनली बायर्स ने और पुश लगा के उसको ब्रेक किया और अब टाटा मोटर्स अपनी एक नई जर्नी पे निकल गया है, जहाँ अभी वो 1000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो आई होप आपको आज इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है और हम इसको कैसे अपने ट्रेड प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप इसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए, या फिर दोनों। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स और ट्रेंड का यूज़ करके ऐसे चार्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे जिनके अंदर हम लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़ गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, share and subscribe and stay tuned for more such content. Thank you.